गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा मैथमेटिक्स पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के कारण हम लोगों की पढ़ाई लगातार बाधित होती रही है और आज शाम में ये भी न्यूज आई है कि जो लॉकडाउन पहले 21 जनवरी तक लगाया गया था, अब उसे बढ़ाकर 6 फरवरी 2022 तक कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में जो ऑफलाइन क्लास है वो चलने की उम्मीद कम ही है, इसीलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया जाए। तो हम लोग क्लास 12th की पढ़ाई करेंगे। क्लास 12th के अंतर्गत हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो क्लास 12th की पढ़ाई करने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोगों को क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, टोटल आपको 6 यूनिट की पढ़ाई करनी है। बहुत बच्चों को ये भी पता नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले परीक्षा में स्कोर करने के लिए आवश्यक है कि आप अपने सिलेबस को जानें, और यदि आप अपने सिलेबस को नहीं जानेंगे तो एक अच्छा मार्क्स आप गेन अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले हम सिलेबस को जानें। तो सिलेबस को आइए सबसे पहले जानते हैं। क्लास 12th के अंतर्गत हम लोगों को करीब टोटल 6 यूनिट की पढ़ाई करनी होती है। आप कहेंगे कि सर ये यूनिट क्या होता है, तो देखिए आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको यूनिट 1 में चलना है। यूनिट 1 के अंतर्गत हमें 2 चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है। पहला चैप्टर आपका आएगा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, ये देखिए चैप्टर्स का ही नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। और इसी के अंतर्गत यानी इसी रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत एक और यूनिट 1 में एक और चैप्टर आएगा जिसका नाम है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यानी कि यूनिट 1 का जो नाम है वह है रिलेशन एंड फंक्शन। और इसी रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत हम लोगों को 2 चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है, एक रिलेशन एंड फंक्शन, एक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। और यहाँ पर करीब जो है एग्जाम में इससे करीब करीब ऊपर वाले से यानी रिलेशन एंड फंक्शन से 10 नंबर के प्रश्न पूछे, 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। और करीब करीब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से आपका 12 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यानी कुल मिलाकर यदि आप यूनिट 1 की पढ़ाई केवल कर लेते हैं तो लगभग 20 से 22 नंबर का आपका प्रश्न जो है यूनिट 1 से पूछा जाता है। वहीं हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 के अंतर्गत आता है अलजेब्रा चैप्टर। क्या आता है? अलजेब्रा चैप्टर। और इस अलजेब्रा चैप्टर के अंतर्गत आपको 2 चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है। अब कौन कौन सा? एक है आपका मैट्रिक्स और जो दूसरा है वह है आपका डिटरमिनेंट। और ये दोनों चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से करीब आपको जो है अलजेब्रा से यानी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से मिलाकर लगभग 13 से 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर। इसके बाद आप आ जाएंगे यूनिट 3 और यूनिट 3 मैं कहता हूँ यूनिट 3 जो है ये यूनिट 3 करीब करीब जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस का लगभग 50% हिस्सा कवर कर लेता है। क्योंकि देखिए यूनिट 3 के अंतर्गत कई चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर है वह है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये दोनों ही चैप्टर्स, कंटिन्यूटी अलग चैप्टर है, डिफरेंशिएबिलिटी अलग चैप्टर है, और ये दोनों ही यूनिट 3 के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हालांकि यूनिट 3 का अगर मेन नाम पूछा जाए तो मेन नाम इसका होता है कैलकुलस। ये आपका मेन नाम है। यूनिट 3 का नाम है कैलकुलस, यूनिट 2 का नाम है अलजेब्रा
और अगर यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 का जो नाम है ना वो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। ध्यान रखिएगा, रिलेशन एंड फंक्शन ही यूनिट फर्स्ट का नाम है। और इसी रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत हम पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो होगा रिलेशन एंड फंक्शन, और दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। साथ ही साथ यूनिट 2 की बात करें तो इसमें अलजेब्रा है, जिसके अंतर्गत हमें 2 चैप्टर्स पढ़ना, एक मैट्रिक्स और एक डिटरमिनेंट। यूनिट 3 का जो नाम है वह है कैलकुलस, और ये लगभग आपको पूरे सिलेबस का 50% हिस्सा कवर कर लेता है। इसके अलावा हम यहाँ पर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स। इसके अलावा हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटीग्रल्स, इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स। इसी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक और चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुल मिलाकर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके अलावा रॉलेस एंड लैग्रांज थ्योरम, जो यहाँ पर जगह नहीं है तो नहीं लिख रहे हैं, रॉलेस थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू आपको इसी यूनिट 3 के अंतर्गत पढ़ना है। और यूनिट 3 से कुल मिलाकर जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वह है टोटल 44 नंबर, 44 नंबर का टोटल आपका ये पूछा जाएगा, 44 नंबर। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है वह है कैलकुलस। लेकिन कैलकुलस के अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर्स, कंटिन्यूटी अलग चैप्टर है, डिफरेंशियबिलिटी अलग चैप्टर है, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इसके अंतर्गत 5 चैप्टर आता है, इंटीग्रल्स अलग चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स अलग चैप्टर है, फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ये अलग चैप्टर है, और एक जो चैप्टर हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं वह है रॉलेस थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू। और कुल मिलाकर ये सारे चैप्टर्स कैलकुलस के अंतर्गत आता है, और यहाँ से आपके एग्जाम में टोटल 44 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 के अंतर्गत जो है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं सिलेबस का। इसके बाद जो आगे आपके सिलेबस में आता है वह है यूनिट 4। यूनिट 4 के अंतर्गत आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। यूनिट 4 के अंतर्गत आप 2 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम होगा वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। एक है आपका क्या, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो यहां पर आपको जो है यूनिट 4 के अंतर्गत ये चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट 5 के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है, यूनिट 4 के अंतर्गत आपको वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें चैप्टर का नाम ही होगा आपका वेक्टर और एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये दोनों ही चैप्टर आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 के अंतर्गत जो आप पढ़ेंगे वह होगा लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग से आपका 5 नंबर पूछा जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हालांकि एक आध ऑब्जेक्टिव भी आप दे देता है, लेकिन लगभग नंबर 5 आपका कंफर्म है। इसी को हम शॉर्ट में LPP भी बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके बाद आता है लास्ट में यूनिट 6। यूनिट 6 में आपको एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। तो कुल मिलाकर आपको यूनिट 6 यूनिट की पढ़ाई करना है। ये 6 यूनिट के अंतर्गत जितने भी चैप्टर्स आएंगे सबका नाम हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया है। टाइप 6 में आपको प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर पढ़ना है, टाइप 5 में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है, और टाइप 4 में वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना है। इसके अलावा हमने टाइप 3 में जो आपको बताया, टाइप 3 के अंतर्गत कैलकुलस पढ़ना है,
टाइप 2 के अंतर्गत हमको अलजेब्रा पढ़ना है। अलजेब्रा में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट नाम के 2 चैप्टर आएंगे। और टाइप 1 में, यूनिट 1 में आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है। इस रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत 2 चैप्टर होंगे, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको सिलेबस की जानकारी दे दी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है। एक अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए और परीक्षा में अच्छा मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको सिलेबस की जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। यदि आपके पास सिलेबस की जानकारी का अभाव है तो आप कभी भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर नहीं आ सकते। आप एग्जाम में यदि अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, इन सभी में आपको सबसे ज़्यादा फोकस मैथ के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपको, यदि आप 100 मार्क्स अच्छे तरीके से बना लेते हैं तो आपको 100 नंबर की गारंटी होती है कि वो आपको मिल जाएगा, जो अन्य सब्जेक्ट में संभव नहीं है। इसके अलावा फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी, इन सभी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। बायोलॉजी यदि आपका है तो बायोलॉजी पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेकिन मेन फोकस आपको मैथमेटिक्स के ऊपर देना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स से अच्छा मार्क्स गेन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आज के क्लास में जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो यूनिट 1 से जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इसी की शुरुआत आज हम करने वाले हैं। इसका हिंदी हो जाता है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। अब सबसे बड़ी बात ये जानना है कि आखिर ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है क्या। वैसे अगर आप देखेंगे तो क्लास 11th में आपने त्रिकोणमितीय फलन पढ़े होंगे। त्रिकोणमितीय फलन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 11th में, और कहीं न कहीं ये जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है इसी त्रिकोणमितीय फंक्शन का एक अंग है। यानी कि यदि आप इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको क्लास 11th के त्रिकोणमिति की जानकारी होना आवश्यक है। यदि क्लास 11th के त्रिकोणमितीय फलन को आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको पहले वहाँ त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि यदि आप नहीं भी पढ़े हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे फॉर्मूला को बताते हुए बेहतर तरीके से इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को समझाया जाए। तो आइए हम इसकी सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जैसा नाम से ही यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये एक फंक्शन है। फंक्शन जिसका हिंदी होता है फलन, यानी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ये एक फंक्शन है। त्रिकोणमिति के विषय में भी यदि आप अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे शिक्षक से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति भी एक प्रकार का फलन है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि फलन होता क्या है, फलन क्या होता है। तो फलन के विषय में मैं आपको पहले समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर मैं धीरे धीरे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के ऊपर आऊँगा। क्लास में यदि आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा पीछे से समझना होगा और धीरे धीरे अगर हम एक ही बार लगातार समझने का प्रयास करेंगे तो इससे क्या होगा कि हम बेहतर तरीके से किसी भी चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ समझिए कि आगे फलन क्या होता है। तो फलन क्या है कि जब कोई राशि का मान किसी एक या एक से अधिक राशि के मान पर निर्भर करता है, तो इस संकल्पना को प्रदर्शित करने के लिए हम फलन का प्रयोग करते हैं। यानी फलन जो है एक प्रकार का नियम होता है जो किसी निश्चित राशियों के बीच लागू होता है। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं y = x²। y = x²। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 चर राशियों का प्रयोग किया गया है, एक y है और एक x है। अब कहेंगे कि सर ये चर राशियाँ क्या होती है। देखिए, मैथमेटिक्स के अंतर्गत वैसी राशियाँ जिसका मान हम बदल कर नहीं लिख सकते उसको हम क्या कहते हैं, चर राशि। और जिसका नाम बदल जाता है उसे हम कहते हैं अचर राशि। जैसे जितनी भी संख्याएं हैं वो सारे के सारे अचर राशि हैं। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 2, तो अभी हम इसे 2 पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके आगे 2 लगा दें तो अभी 2 नहीं 22 हो गया। अगर इसके पीछे हम 3 लगा दें तो ये अब 22 नहीं 223 हो गया।
यानी जैसे जैसे इसमें कुछ संख्याओं को हम जोड़ते जाएंगे ये अपना जो मान है वो बदलता जाएगा। इसीलिए जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम कहते हैं अचर राशि। क्या कहते हैं? अचर राशि। लेकिन वहीं पर जितनी भी राशियां होती है जैसे x, y, z, ये सब क्या है? चर राशि है। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पर हम जैसे x लिखे हैं, चलिए हम इसके आगे जोड़ देते हैं 3, फिर भी हम इसको क्या करेंगे? 3x, यानी x ने अपना नाम नहीं बदला है। आप सिंपल समझिए, ये नाम नहीं बदलेगा कभी अपना। जैसे हमने लिखा यहाँ 3x, तो x x ही कह रहा है। जैसे चलिए इसके पीछे y को जोड़ दिए, फिर भी हम इसको क्या करेंगे? 3xy, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस x के आगे या पीछे कुछ भी लगा दें या अपना नाम नहीं बदलता है। जैसे मान के चलिए यहाँ हम लगा दें 2, तो ये क्या हो गया? 3xy, यानी x x ही पढ़ा जा रहा है, y y ही पढ़ा जा रहा है। तो कहने का मतलब हो गया कि वैसी राशियां जो अपने नाम में कभी परिवर्तन नहीं करती, एक तरह से इसको समझने के लिए हम कहें तो अपने नाम में कभी परिवर्तन नहीं करती, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। और जो अपने नाम में परिवर्तन कर लेती है उसे हम कहते हैं अचर राशि। तो जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं हमारा अचर राशि होता है, और जितनी भी ये x, y, z जैसी राशियां हैं ये सारे के सारे चर राशि होती है। तो उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे कि चर राशि और अचर राशि क्या है। आइए अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है y = x²। अब क्या है कि यदि हम x के मान में परिवर्तन करें तो y के मान में भी परिवर्तन होगा। जैसे मानकर चलिए हम मान लेते हैं x की वैल्यू यहाँ पर 0। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की जो वैल्यू है हो जाएगा 0², अर्थात क्या हो जाएगा? 0। मान लीजिए कि x की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं? 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1² = 1। और मान लेते हैं हम लेते हैं यहाँ पर जब x = 2 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2² = 4। यानी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे x के मान में परिवर्तन होता गया है वैसे वैसे y के मान में भी परिवर्तन होता गया है। यानी कह सकते हैं कि y का मान जो है वह x के ऊपर डिपेंड करता है। यानी x अगर अपना मान बदल देगा तो y के मान में भी परिवर्तन हो जाता है। इसी को हम कहते हैं फलन। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x स्वतंत्र राशि है, x का हम कुछ भी मान ले सकते हैं, लेकिन y क्या है? परतंत्र राशि। क्योंकि y का मान डिपेंड करता है किसके ऊपर? x के ऊपर। अब चूंकि y का मान डिपेंड है x के ऊपर, इसीलिए y को हम क्या कहेंगे? परतंत्र राशि। क्या कहेंगे? परतंत्र राशि। परतंत्र राशि क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, लेकिन x क्या है यहाँ पर? तो ये स्वतंत्र राशि। क्या है? स्वतंत्र राशि है। यहाँ पर आप ध्यान देते चलेंगे, यानी फलन के अंतर्गत ये x जो है वो स्वतंत्र राशि है, जबकि y जो है वो परतंत्र राशि। यानी फलन के अंतर्गत एक राशि स्वतंत्र होता है जबकि दूसरी राशि क्या होता है? परतंत्र होता है। और यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे आप, x की वैल्यू को हम लगातार यहाँ पर क्या कर रहे थे? बदल रहे थे, तो y का मान भी बदल रहा था। तो x की वैल्यू को हम किस प्रकार से रखते हैं, इसी को प्रदर्शित करने के लिए हम फलन का प्रयोग करते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं, जैसे y = x² लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y की वैल्यू f(x) = कितना? x²। यानी इसी का प्रयोग करके हम x का मान रखेंगे और वह x का मान यहाँ आएगा, जिसके कारण y के मान में परिवर्तन होगा। जैसे x = अगर हमको 0 रखना है तो y = हम यहाँ पर लिखेंगे f(0) और तब यहाँ हो जाएगा 0² = 0। यहाँ आप ध्यान दीजिए, परतंत्र राशि को हम इनपुट भी करते हैं, आउटपुट भी करते हैं। क्या करते हैं? आउटपुट। और जो स्वतंत्र राशि है इसको हम कहते हैं इनपुट। क्या कहते हैं? इनपुट। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए x की वैल्यू रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है? y की वैल्यू। यानी x की वैल्यू को हम रखते जाते हैं तो y की वैल्यू क्या होता जाता है? प्राप्त होता जाता है। इसी कारण से हम जो है x को क्या कहेंगे? स्वतंत्र राशि, क्योंकि x का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। क्योंकि y को हम क्या कहेंगे? परतंत्र राशि, क्योंकि यह इसका मान जो है वो x के ऊपर डिपेंड करता है। तो फलन के अंतर्गत हमने कम से कम इतना सीखा कि फलन जो है
एक प्रकार का नियम होता है जिसमें x की वैल्यू को रखकर हम किसी वैल्यू को प्राप्त कर लेते हैं, y की वैल्यू को प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि ये नियम निर्भर करता है, जैसे मान के चलिए कहीं पर हम लिखे हुए हैं z इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर y के मान पर डिपेंड करेगी z की वैल्यू, तो y हो जाएगा क्या स्वतंत्र राशि, z हो जाएगा क्या परतंत्र राशि। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं एक और बात। परतंत्र राशि को हम लोग कहते हैं परिसर। क्या कहते हैं? परिसर। और जो स्वतंत्र राशि है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्रांत। क्या कहते हैं? प्रांत। तो ध्यान दीजिएगा कि जितने भी फलन हैं उस फलन के भीतर एक राशि एक होता है प्रांत और एक होता है परिसर। तो प्रांत हम किसको कहते हैं? स्वतंत्र राशि को। परिसर हम किसको कहते हैं? परतंत्र राशि को। यानी परिसर क्या होता है ना, परिसर हम किसको कहते हैं? y के वैल्यू को, यानी कि परतंत्र राशि का जो वैल्यू होता है उसको हम परिसर बोलते हैं, जबकि स्वतंत्र राशि का जो भी मान हम रखते हैं उसको हम प्रांत कहते हैं। जैसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो है हम x की वैल्यू को 0 रखें, तो x की वैल्यू को जब 0 रखें तो y का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है? 0 प्राप्त हुआ है। तो ये जो 0 है ये हो गया प्रांत, जबकि ये जो y की वैल्यू आया है 0 ये हो गया परिसर। वहीं पर अगर हम बात करें, यहाँ x की वैल्यू हमने कितना रखा है 1, तो y की वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है 1, यानी ये जो x की वैल्यू है ये हमारा हो गया प्रांत, जबकि ये y की वैल्यू जो है वो हमारा क्या हो गया? परिसर। यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये x की वैल्यू हमारा प्रांत है, जबकि y की वैल्यू हमारा क्या है? परिसर। y की वैल्यू हमारा क्या है? परिसर। कि फलन के भीतर एक होता है प्रांत और एक क्या होता है? परिसर। वहीं पर यहाँ देखिए x की वैल्यू में x 1 रखा, ये हमारा क्या हो गया? प्रांत, जबकि जो y की वैल्यू है ये हमारा क्या हो गया? परिसर। वहीं पर यहाँ अगर हम देखें तो x की जो वैल्यू जो है वो हमारा क्या हो गया? प्रांत, जबकि y की वैल्यू जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? परिसर। अर्थात फलन के संदर्भ में हमने आपको इतना समझाया कि फलन में जो स्वतंत्र राशि होती है उसका जो भी मान होता है वो हमारा कहलाता है प्रांत, जबकि y की जो वैल्यू निकल करके आती है उसको हम क्या कहते हैं? परिसर। क्या कहते हैं? परिसर। इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? मान के चलिए x³ + 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने आपको बता दिया कि चूंकि यहाँ पर y का मान किसके ऊपर डिपेंड है? x के ऊपर, तो हम कहते हैं y x में एक फलन है। जब ध्यान दीजिएगा y का मान x पर निर्भर हो, तो हम कहते हैं कि y x में एक फलन है, x में एक क्या है? फलन है, फंक्शन है। और इसमें जो y है वो परतंत्र राशि है। जो यहाँ y आप देख रहे हैं ये हमारा परतंत्र राशि है, और जो x है वो हमारा क्या है? स्वतंत्र राशि है। यानी y जो है वो क्या है? परतंत्र राशि है, इसीलिए y के जो भी मान होंगे, यानी x के मान रखने पर जो भी मान y का निकल कर आएगा वो क्या कहलाएगा? परिसर। जबकि x जो है वह स्वतंत्र राशि है। कैसी राशि है? स्वतंत्र राशि है। और x का जो भी मान निकल कर आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रांत। क्या कहलाएगा? प्रांत। तो मेनली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फलन के भीतर होता है एक प्रांत और एक होता है परिसर। प्रांत कहते हैं x की वैल्यू को जो हम पुट कर रहे हैं, और परिसर कहते हैं y की वैल्यू को जो हमारा निकल कर आ रहा है। चूंकि y का मान यहाँ x का मान रखेंगे किस तरह से, इसके लिए हम यूज करते हैं fx, इसका यूज करते हैं fx का। यही fx हमारा फंक्शन है, बराबर x³ + 1 हम लिख सकते हैं। यही fx हमारा क्या है? फंक्शन कहलाता है मूल रूप से। यहीं पर हम मान पुट करते हैं, जो भी मान हम यहाँ x का लेते हैं वो मान वह यहाँ पर रखाता है, और y का वैल्यू जो है वो निकल कर आता है। जैसे मान के चलिए x की वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 0 ले लेते हैं,
यहाँ जीरो ले लिए तो अब यहाँ जीरो का क्यू आपका बस 1 हो जाएगा। अब वैल्यू क्या निकल आएगा 1, यानी y की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 1। यहाँ पर कहें आपको प्रांत कितना है तो 0, परिसर कितना है तो 1। उसी प्रकार से यदि हम x की वैल्यू कितना ले लेते हैं 1, मान लीजिए हम x की वैल्यू लेते हैं 1, तो y बराबर हम इसको रखेंगे कहाँ यहाँ f4 बराबर कितना हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 1 निकल कर आ जाएगा कितना 2। तो यहाँ पर y का मान चूंकि 2 है तो 2 हमारा परिसर हो गया और 1 हमारा प्रांत हो गया। तो इस तरह से आपने समझा कि फलन क्या है। अब यहाँ पर जो है त्रिकोणमिति भी एक क्या है फलन है। देखिए उसका नाम ही है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन ये कैसा फंक्शन है ये समझना जरूरी है कि त्रिकोणमिति कैसा फंक्शन है। देखिए ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति भी एक क्या है फलन है, ध्यान से समझिए। त्रिकोणमिति भी हुआ क्या है एक फलन है, त्रिकोणमिति भी क्या है एक फलन है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको दिख गया कि त्रिकोणमिति इज व्हाट, तो इज ए फंक्शन, यानी त्रिकोणमिति एक है क्या फलन। अगर फलन है तो त्रिकोणमिति के पास एक होगा प्रांत और दूसरा क्या होगा परिसर, निसंदेह। यानी त्रिकोणमिति के पास एक प्रांत होगा एक परिसर होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि फंक्शन के अंदर एक होता है प्रांत एक होता है परिसर। तो जो मान हम पुट करते हैं यानी इनपुट में जो मान होता है वह होता है प्रांत, और जो मान निकल कर आता है यानी आउटपुट में जो मान होता है वह होता है क्या परिसर। तो फलन को हमने समझ लिया। अब दूसरी तरफ समझते हैं हम त्रिकोणमिति को। तो त्रिकोणमिति में देखेंगे तो यहाँ से आता है 3, कोण माने कोण, मिति माने माप, तो 3 कोणों की माप। यानी सबसे बड़ी बात एक और है यहाँ पे कि कोण की चर्चा है। ध्यान दीजिए, यहाँ कोण की चर्चा है। और कोण किसे कहते हैं वो तो आपको पता है कि जब भी कोई दो रेखाओं को हम एक दूसरे से कट करते हुए बनाते हैं तो जो एंगल यहाँ पर बनता है वही है हमारा कोण। ये कोण को लिखने की कई पद्धतियां हैं, मेन आपको वो समझना है कि कोण को लिखने की कई पद्धतियां हैं। यहाँ पर पहले ये समझ लीजिए, पहली पद्धति होता है षट दशांशक पद्धति। यहाँ पर ध्यान देंगे, पहली पद्धति होती है षट दशांशक पद्धति, ध्यान से समझिए। और दूसरी पद्धति हमारा क्या होता है वह होता है हमारा शतांशक पद्धति। और जो तीसरी पद्धति है हमारा वह क्या होता है, जो तीसरी पद्धति है हमारा वह होता है वृत्तीय पद्धति। यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, यानी कि कोण को लिखने की 3 विधियां हैं। यहाँ पर पहले हमने थोड़ा त्रिकोणमिति माने 3 कोणों की माप, तो कोणों की माप की बात हो रही है। तो भाई कोण की तो मेजरमेंट हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये तो समझ लें कि कोण को हम कितनी पद्धतियों में लिखते हैं। तो कोण को हम लिखते हैं 3 पद्धतियों में, षट दशांशक, शतांशक और वृत्तीय पद्धति। तो षट दशांशक में हम किसको करते हैं, आप पढ़े होंगे, आपने जो अधिकतर एंगल को अब तक लिखा है वो षट दशांशक पद्धति में ही लिखा है। षट दशांशक पद्धति में कोणों को डिग्री में लिखा जाता है। मेरे बात आप ध्यान रखिए, डिग्री में लिखा जाता है। इसमें लिखा जाता है डिग्री में, डिग्री सबसे बड़ा है, यहाँ पर डिग्री सबसे बड़ा है। डिग्री के बाद इसमें मिनट आता है, फिर सेकेंड आता है। वहीं पर शतांशक पद्धति की हम अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ा ग्रेड होता है, ग्रेड होता है। वहीं पर वृत्तीय पद्धति की बात करें तो इसमें हम रेडियन में मापते हैं, इसमें मापते हैं रेडियन में मापते हैं। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो कोण होते हैं उसको 3 पद्धतियों में लिखा जाता है, षट दशांशक, शतांशक और वृत्तीय पद्धति। लेकिन अधिकतर जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं शतांशक पद्धति में और वृत्तीय पद्धति में, षट दशांशक पद्धति में और वृत्तीय पद्धति में। ये सबसे ज्यादा लिखते हैं, क्योंकि आप एंगल को हमेशा लिखते हैं डिग्री में या फिर रेडियन में। तो जैसे मान के चलिए कि हमने कहीं पर लिखा 30 डिग्री, हमने लिख दिया कितना 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री जो है वो किस पद्धति में, षट दशांशक पद्धति में। अब ये 30 डिग्री को हम वृत्तीय पद्धति में भी दर्शा सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर एकदम शॉर्ट में खींच रहे हैं, हम नहीं तो फिर षट दशांशक पद्धति का आपको पूरा परिभाषा बताते, फिर हम वृत्तीय पद्धति का आपको सारा परिभाषा बताते, फिर बताते कि किस तरीके से षट दशांशक पद्धति में जो डिग्री है उसको मिनट और सेकंड में भी बदला, मिनट सेकंड तक बदला गया है। शतांशक में किस तरह से 1 मिनट इक्वल टू आपका 100 सेकंड 100 मिनट हो जाता है और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकंड हो जाता है। वृत्तीय पद्धति में रेडियन में मापते हैं। हम सारे का डेफिनेशन आपको बताते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके काम का चीज है हम केवल उसी को बताएं। तो षट दशांशक पद्धति में और वृत्तीय पद्धति में आप कोणों को मापते हैं।
तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री वो वाली सप्तदशांशक पद्धति में है। अगर इसी को आपको रेडियन में ले जाना है तो इसको आप गुना कर देंगे पाई बटा 180 से, तो ये कट कर हो जाएगा पाई/6 यानी कि अगर हम 30 डिग्री को रेडियन में लिखें तो रेडियन में हो जाएगा पाई/6, जबकि सप्तदशांशक में वो 30 डिग्री ही लिखाएगा। मान के चलिए कि आपको कहीं पर लिखा हुआ है 45 डिग्री, तो ये होगा किस पद्धति में होगा? सप्तदशांशक पद्धति में। अब मान के चलिए इसको ले जाना है तो वृत्तीय पद्धति में, तो गुना कर दीजिए पाई कितना से 180 से, और इसको काट दीजिए 4 बार में, कितना निकल कर आ जाएगा पाई/4। ये हो गया हमारा रेडियन। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जब कभी भी आपको सप्तदशांशक पद्धति से वृत्तीय पद्धति में जाना हो तो इसके लिए आपको पाई/180 से गुना करना है। उसी तरह से अगर मान के चलिए कहीं पर आपको 60 डिग्री है और 60 डिग्री से आपको ले जाना है कहाँ, मान के चलिए ले जाना है आपको रेडियन में, तो आप कितना से गुना करेंगे होगा इसको? पाई/180 से। तो कितना आ जाएगा? 60 यहाँ 180, यानी निकल कर आ जाएगा पाई/3 रेडियन। तो यहाँ पर आपको सीखना, मेन रूप से ये सीखना है कि जब भी हम डिग्री से रेडियन में जाना चाहेंगे, यानी सप्तदशांशक पद्धति से वृत्तीय पद्धति में जाना चाहेंगे, हमको पाई/180 से गुना करना है। इसी तरह से मान के चलिए कहीं पर आपको 90 डिग्री है, इसको ले जाना है हमको रेडियन में, तो गुना करेंगे 90 गुना पाई/180, इसको हम 2 बार में कट कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? पाई/2। यानी कि यहाँ पर ये जो 90 डिग्री है इसको रेडियन में हम कितना लिख सकते हैं? पाई/2। उसी तरह से मान के चलिए अगर आपके पास 180 है और इसको लिखना है रेडियन में, तो आप रेडियन में कितना लिखेंगे? तो 180 गुना कर देंगे आप पाई/180, और 180 180 कट हो जाएगा, बचेगा कि आपके पास पाई। तो यहाँ पर बेसिकली हमने आपको बताया कि कोण को हम 3 पद्धतियों में लिखते हैं। उन 3 पद्धतियों में से सबसे अधिकतर जो हम त्रिकोणमिति के अंदर यूज करते हैं वो या तो सप्तदशांशक पद्धति का यूज करते हैं या तो वृत्तीय पद्धति का यूज करते हैं। अब ये बताने का कारण क्या था? क्योंकि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के भीतर एंगल को हम हमेशा सप्तदशांशक में भी नहीं लेंगे, सबसे ज्यादा हम लेंगे किसमें? वृत्तीय पद्धति में। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए हमने आपको पहले बता दिया कि किस तरह से हम ये जो डिग्री में जितने भी एंगल होते हैं उसको हम रेडियन में लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के भीतर एंगल को लिखेंगे तो हम डिग्री में नहीं लिखेंगे बल्कि हम रेडियन में लिखेंगे। उम्मीद है आप इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे हम कोण के विषय में हमने समझ लिया कि कोण को हम मेजरमेंट जो करेंगे तो मेजरमेंट हम 3 पद्धतियों में कर सकते हैं, या तो सप्तदशांशक में, या तो शतांशक में, या तो रेडियन में। अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ पर है 3। देखिए हमको मेनली मेजरमेंट करने के लिए दिया है 3 कोणों की माप के संदर्भ में पढ़ना है। ये 3 कोण आपको मिलते कहाँ हैं? तो आप कहेंगे सर त्रिभुज के अंतर्गत। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। त्रिभुज के अंतर्गत आपको 3 कोणों के संदर्भ में देखने को मिलता है। बेसिकली हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो त्रिभुज यूज करेंगे वो हम करेंगे कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। और समकोण त्रिभुज हम किसको कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज हम कहते हैं वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? तो 90 डिग्री का यहाँ पर तो एंगल होता है, ये पहली बात है। तो समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम चलता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इस पाइथागोरस थ्योरम के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज के संदर्भ में एक विशेष प्रकार का थ्योरम। इसमें समकोण त्रिभुज की जो खासियत है उसको समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है उसमें ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वह होता है कर्ण। तो क्या होता है? कर्ण। और चूंकि यहाँ पर कोण की बात की गई है तो मान के चलिए ये कोण अगर हम लेके चलते हैं, इस कोण के आधार पर ये होता है हमारा लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार। ध्यान दीजिए, हम जिस कोण को यूज कर रहे हैं उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी और जो भुजा बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आधार। यानी ये हमारा कर्ण, ये लंब, आधार। ये समकोण त्रिभुज का एक खासियत है।
और इसी से एक पाइथागोरस थ्योरम इसमें बनाया गया है। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। उस पाइथागोरस थ्योरम के अंतर्गत कहा गया है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर आपने शायद इसको पढ़ा होगा क्लास 10 के अंतर्गत। आप देखेंगे जो कर्ण का जो अंग्रेजी होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, और जो आधार का अंग्रेजी होता है वो होता है हमारा बेस, और जो लंब होता है इस लंब का जो अंग्रेजी होता है वो होता है परपेंडिकुलर। हम यहाँ पर लिख देते हैं लंब का जो अंग्रेजी होता है वो होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं एच, इसको लिखते हैं पी, और इसको क्या लिखते हैं बी। तो इतना सा चीज आपको थोड़ा सा बेसिक जो है वो आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज के अंतर्गत जो है समकोण त्रिभुज जो है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, और समकोण त्रिभुज में जो है तीनों भुजाओं का एक विशेष नाम है। 90 डिग्री का एंगल जहाँ पर बनता है उसका ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहा जाता है, और बाद बाकी जो भुजा है उसमें से एक भुजा लंब होता है और दूसरा क्या होता है, आधार होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति के अंतर्गत इसी समकोण त्रिभुज का प्रयोग करके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा को डिफाइन किया गया है। तो उसको डिफाइन किस तरह से किया गया है, आइए हम उसको भी समझते हैं। इसको हम आपको यहां से मिटा देते हैं, ध्यान से देखिए, इसको भी मिटा देते हैं। हम फ्रेश त्रिभुज ले लेंगे, फ्रेश त्रिभुज ले लेंगे, फ्रेश त्रिभुज ले लेंगे, और इस फ्रेश त्रिभुज में हम शॉर्ट में नाम लिखते हैं। ये है हमारा एच, ये है हमारा पी, और ये है हमारा पी। अब यहाँ पर क्या है कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम मेनली क्या पढ़ते हैं, तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के अनुपात के बीच के संबंध को पढ़ते हैं। त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के अनुपात के बीच संबंध को पढ़ते हैं। किस तरह से इसको परिभाषित किया गया है, तो पहली बात ये समझिए कि जब भी हम अनुपात निकालेंगे तो दो भुजाओं का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पी एच बी है, तो हम क्या करेंगे कि मेनली दो भुजाओं का प्रयोग करेंगे और उसका संबंध कोण के साथ निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पर मान के चलिए कि हमारा थीटा एंगल बना है, थीटा एंगल बना है, तो हम आपको बताएं कि जिस एंगल को हम मेजरमेंट करेंगे उसके ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वो हमारा लंब कहलाएगा, और जहाँ 90 डिग्री का एंगल उसके ठीक सामने वाला कर्ण कहलाएगा, और जो शेष बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो देखिए कि किस तरह से साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा को डिफाइन किया गया है। तो साइन थीटा को जो डिफाइन किया गया है वो कहा गया है कि समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण के अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात बराबर किसके होगा, साइन थीटा। उसी प्रकार से दूसरा जो डिफाइन किया गया है वो कहा गया है कि समकोण त्रिभुज के जो आधार है और जो कर्ण है उसके अनुपात को हम क्या कहेंगे, उसके अनुपात को हम क्या कहेंगे, उसके अनुपात को हम कहेंगे कॉस थीटा। वहीं पर कहा गया कि लंब और आधार के जो अनुपात होंगे उसके अनुपात को हम क्या कहेंगे, टेन थीटा। वहीं पर आगे कहा गया कि जो कर्ण है और जो लंब है, जो कर्ण है और जो लंब है, इसके जो अनुपात होंगे इसको हम इंडिकेट करेंगे कोसेक थीटा से। दूसरी ओर जो कर्ण है और जो आधार है, जो कर्ण है और जो आधार है, इसको, इसके अनुपात को हम दिखाएंगे, इसको परिभाषित किस तरह से किया गया, सेक थीटा से। और वहीं पर जो आधार है और जो हमारा लंब है इसके अनुपात को परिभाषित किया गया है किससे, कॉट थीटा से। यानी साइन थीटा इक्वल टू हो गया आपका पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, साइन कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाय पी, और सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी, कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, पी बाय बी। ये आपका है बेसिक फॉर्मूला जिसको डिफाइन किया गया है त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के बीच, भुजाओं के अनुपात के बीच संबंध को लेकर। यानी त्रिकोण के मिति के भीतर हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के जो भुजाएं हैं उसकी भुजाओं के अनुपात और उसके
कोण के बीच के संबंध के विषय में हम पढ़ते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, ये हमारा हो गया बेसिक फॉर्मूला। इसी बेसिक फॉर्मूला के आधार पर बहुत सारे फॉर्मूले को तैयार किया गया है, हालांकि हम उस पर उतना जाना नहीं चाहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर जो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है, ध्यान से आप समझेंगे, जो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है वो बेसिकली अब क्या है तो थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू लिखा गया है क्या, पी बाय एच। ध्यान से देखिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा गया है, पी बाय एच। अब एक बात बताइए, अगर हम ऐसा करें कि ये साइन थीटा को उस पार भेज दें, यानी साइन थीटा को बराबर कर दें पी बाय एच। अब बताइए, हम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर हम साइन और थीटा को देखें तो इसके बीच में गुना का चिन्ह है, हम ऐसे लिख देते, थोड़ी देर के लिए गलत है बट हम लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, साइन गुना थीटा। तो अगर हम इसको साइन गुना थीटा करेंगे तो जब साइन को इस पार लेके जाते हैं तो बटे में क्या हो जाएगा हमारा साइन। और आपको पता है कि जब कभी भी 1/x लिखा हुआ हो तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो आपने घाता के करने में पढ़ा होगा कि इसके पावर में माइनस आ जाएगा, यानी इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स पी बाय एच। ध्यान से देखिए, ये जो -1 आया है ना, इसी -1 को हम बेसिकली क्या करते हैं, इनवर्स। इसी -1 को बेसिकली हम क्या करते हैं, इनवर्स। यानी थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स पी बाय एच। ठीक उसी प्रकार से आप कॉस थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, जैसे कॉस थीटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी बाय एच, तो थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स बी बाय एच। उसी प्रकार से देखिए, ये जो -1 आ रहा है ना, यही -1 है इनवर्स। हालांकि ये जो प्रोसेस हमने किया है, इस प्रोसेस में ये वाला जो प्रोसेस है इसको आप नहीं करेंगे, ये हम समझाने के दृष्टिकोण से कर देंगे। हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन समझाने के दृष्टिकोण से हमने इसको किया है, इसलिए आप इसको किंतु परंतु भी नहीं लेंगे। ये आपको समझाने के लिए एक हमने थीटा इक्वल टू पी बाय साइन और पावर 1 लिखा है, ये समझाने के लिए क्या, ये क्रिया सही नहीं है। आप डायरेक्टली जब भी साइन को उस पार लेकर जाएंगे तो इनवर्स का चिन्ह लगा देंगे। जैसे यही बात देख लीजिए, हमने कॉस को उस पार लेकर गया, डायरेक्टली यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनवर्स लगा देंगे। वहीं पर जब टेन को भी हम उस पार लेकर के जाएंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर इनवर्स लगा देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टेन थीटा इक्वल टू कितना, पी बाय पी, तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स पी बाय पी। ध्यान से देखते चलिएगा, ये जो आ रहा है -1 होगा, यही -1 है आपका इनवर्स। एक तरह से कह सकते हैं कि जो त्रिकोणमिति फंक्शन हमने पढ़ा उसका थोड़ा सा ये उल्टा हो जाता है। आप आगे अगर चलेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे दिया गया है कोसेक थीटा, तो आप कोसेक थीटा इक्वल टू आपके पास कितना दिया गया है, दिया गया है h बाय p। कोसेक को उस पार कर देंगे तो कोसेक निकल आएगा हमारा कोसेक इनवर्स h बाय p। ध्यान से देखिए, तो यही जो आ रहा है ना, ये हमारा है इनवर्स, और इसी का हम अध्ययन करेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के भीतर। हम आज यहीं पर वीडियो को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम अगले के क्लास में थोड़ा सा इसका और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।